हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू एमसीक्यू चैलेंज। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग ने बहुत सारा रिवीजन ऑलरेडी कर लिया है, बहुत सारी प्रैक्टिस भी कर ली है। अब टाइम आ चुका है किसका? एमसीक्यू सॉल्व करने का। सो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं यस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड कुछ टेक्निकल एमसीक्यूज, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। यस, चलिए शुरू करते हैं। सो बच्चा लोग, सबसे पहला सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स? इनमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? तो आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है फ्रेंड्स? कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। लेकिन हमें यहाँ पे वो ढूंढना है कि इसमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो फ्रेंड्स लेट्स सी क्या आता है। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस बोला जा रहा है अग्रीमेंट्स विच आर रिलेटेड टू सोशल मैटर्स, डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो बच्चा लोग, आपको पता है सोशल मैटर्स, जो भी अग्रीमेंट्स में लेट्स से फॉर एग्जांपल लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता है, वो सारे अग्रीमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? सोशल अग्रीमेंट्स बोलते हैं। समझ में आ रही बात? यस, तो अग्रीमेंट्स विच आर रिलेटेड टू सोशल मैटर्स वो सोशल अग्रीमेंट्स होते हैं, तो वो तो कभी भी एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। फिर जो भी डोमेस्टिक अरेंजमेंट के अग्रीमेंट्स होते हैं वो भी कभी एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं। राइट? सो फ्रेंड्स, यस, करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। राइट, सो लेट्स मार्क ऑप्शन सी एज द करेक्ट आंसर। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ए एंड बी दोनों ही एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, मतलब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। चलिए आगे क्या है। Now friends, next question जो आपके सामने वो क्या कह रहा है? A contracts with B to construct a building for a fixed price and B supplying the necessary timber. This reciprocal promise is dash. Friends, आप सब लोग ने reciprocal promises तो पढ़ा है, right? Section 2 subsection F. The two promises which are made in consideration of each other are called as what? Reciprocal promises. तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा है अच्छे से। लेकिन फ्रेंड्स, आपको पता है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के भी टाइप्स होते हैं। यस, जो कि आपको भी सीएसईटी लेवल पे इसका इतना एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन इसके टाइप्स होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एक एमसीक्यू यहाँ पे आपके सामने है। जैसे आप देख रहे हो ऑप्शन में दिया हुआ है म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिस, म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिस, म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिस, नन ऑफ द अबव। पहले मैं आपको ये तीनों टर्म समझा दूं। राइट, सबसे पहले अपन समझेंगे ऑप्शन सी, दैट इज म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट। अभी आपको पता है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस मतलब ये दो प्रॉमिस होती है। राइट, वन प्रॉमिस इज मेड इन कंसिडरेशन ऑफ अनदर प्रॉमिस। मतलब ये फर्स्ट प्रॉमिस किया गया है, क्यों? बिकॉज इस पार्टी को दूसरा प्रॉमिस रिटर्न में मिल रहा है। ये दूसरा पार्टी ये प्रॉमिस क्यों कर रहा है? बिकॉज इसको ये फर्स्ट प्रॉमिस मिल रहा है। तो ये दोनों प्रॉमिस एक दूसरे के कंसिडरेशन में किया जा रहा है, therefore this two promises will be called as reciprocal promises. लेकिन ये जो ऑप्शन सी में जो लिखा है म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट, व्हाट इज दिस? चलो, म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिस जो होता है ना, वो एक ऐसा रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, दिस आर द प्रॉमिसेस जहां पर दोनों प्रॉमिस का परफॉर्मेंस होगा। कैसे? एट द सेम टाइम। And the promises, the reciprocal promises where the performance of promises will be done at the same time, simultaneously. उसको बोलते हैं म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट वाला रेसिप्रोकल प्रॉमिस। राइट, ऑप्शन बी जो आप देख रहे हो म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट, ये क्या होता है? ये भी अगेन रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, मतलब यहाँ पे दो प्रॉमिसेस होती है। राइट, लेकिन म्यूचुअल एंड क्या बोला है? डिपेंडेंट बोला है। मतलब यहाँ पर परफॉर्मेंस ऑफ वन प्रॉमिस डिपेंड्स ऑन परफॉर्मेंस ऑफ अनदर प्रॉमिस। इफ पहला प्रॉमिस का परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो दूसरा प्रॉमिस एक्सक्यूज्ड है, मतलब दूसरा प्रॉमिस का परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो भी चलेगा। इट इज म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट। परफॉर्मेंस ऑफ वन प्रॉमिस डिपेंड्स ऑन परफॉर्मेंस ऑफ अनदर प्रॉमिस। फिर आप देख रहे हो ए पॉइंट जो है वो क्या लिखा है? म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो क्या लिखा है? म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट, मतलब यहाँ पर परफॉर्मेंस ऑफ वन प्रॉमिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ अनदर प्रॉमिस। यस, एक प्रॉमिस का परफॉर्मेंस दूसरे प्रॉमिस के परफॉर्मेंस पे डिपेंड नहीं करता है, उसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिस। समझ में आ रही है बात? तो बच्चे लोग, यहाँ पे अपना जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर आएगा म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिस। यहाँ पे आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे यस, एक पर्सन प्रॉमिस कर रहा है दूसरे को, क्या? ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग। तो ए ने बी को जो प्रॉमिस किया है दैट इज वन प्रॉमिस। राइट, एंड बी ने रिटर्न में क्या प्रॉमिस किया? आई विल सप्लाई टिम्बर। राइट, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये दोनों प्रोमिसेस जो है ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसलिए इसको म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहते हैं। हालांकि आपको सीएसडब्ल्यूटी में इन तीनों का मीनिंग नहीं था,
इसीलिए हमने यहाँ पे आज इस रिवीजन के फॉर्म में आपको करवा दिया। ठीक है, आई होप तीनों का आपको मीनिंग समझ में आ चुका है। फिर थर्ड क्वेश्चन, if a contract is substituted in place of existing contract, it is called as dash. Yes, if a contract is substituted, आप समझ रहे हो, substitute हुआ in place of existing contract, मतलब ऑलरेडी हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट तो है, इस कॉन्ट्रैक्ट को सब्सटीट्यूट करके हम क्या कर रहे हैं, नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे हैं। यस, इसको क्या बोलेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। तो चार ऑप्शन है आपके सामने। फर्स्ट इज अल्टरेशन, अल्टरेशन का मतलब होता है वेरिएशन। सेकंड इज रेसिशन, रेसिशन का मतलब है टू कैंसल, टू रिसाइन। थर्ड इज नोवेशन, नोवेशन का मतलब होता है टू सब्सटीट्यूट। डी इज वेवर, वेवर मींस यू नो गिविंग अप द राइट्स। तो आप देख रहे हो यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका कनेक्टेड आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज नोवेशन। क्योंकि आपने देखा क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट की ही बात हो रही है, मतलब ऑलरेडी अगर हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट को रिप्लेस करके अगर हम क्या कर रहे हैं, नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट को रिप्लेस करके अपन क्या कर रहे हैं, नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सब्सटीट्यूशन बोलेंगे। एंड सब्सटीट्यूशन मतलब नोवेशन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। तो अपना ये हो गया है ऑप्शन थर्ड एमसीक्यू ऑल्सो। नाउ फोर्थ वन, अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वन व्हिच डैश। अभी आपको पता होगा बच्चा लोग, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जिस भी सिचुएशन का, जिस भी कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट क्या है, वॉइडेबल है। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है। इट मे बी वैलिड, मे बी वॉइड, इट इज एट द ऑप्शन ऑफ सफरिंग पार्टी, दैट इज अग्रीव पार्टी। जैसे मैंने आपको डरा धमकाकर आपका प्रॉपर्टी साइन करवा लिया, अग्रीमेंट पेपर्स पे साइन करवा लिया, तो क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए आप? यस, आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर तो हो गए, लेकिन डरा धमकाकर मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कोएर्शन की बात हो रही है, राइट? तो डरा धमकाकर अगर मैंने आपसे साइन करवा लिया, इट इज अ केस ऑफ कोएर्शन, मतलब ये वॉइडेबल है, राइट फ्रेंड्स? तो अगर ये वॉइडेबल है तो इसका इफेक्ट क्या है? तो मे बी वैलिड, मे बी वॉइड, इट डिपेंड्स ऑन द अग्रीव पार्टी, दैट इज यू। अगर आपको जो कुछ भी हुआ उस बात से ऑब्जेक्शन है, तो जो भी साइनिंग हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। और अगर आपको ऑब्जेक्शन नहीं है तो वैलिड हो जाएगा, राइट? सो इसको अपन बोलते हैं बच्चा लोग वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सो आंसर इज ऑप्शन ए, वेरी सिंपल। यस। नेक्स्ट, dash is only a circulation of an offer. It is an attempt to induce offers and precedes a definite offer. What is this? बच्चे लोग आप देख रहे हो यहाँ पे क्या बोला, इट इज अ सर्क्यूलेशन ऑफ एन ऑफर when it attempts to induce an offer and precedes a definite offer। मतलब आप समझ गए हैं यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है इनविटेशन टू ऑफर के बारे में। जिस चीज के वजह से ऑफर हो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, इनविटेशन टू ऑफर बोलेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जिस चीज के वजह से ऑफर हो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, इनविटेशन टू ऑफर बोलेंगे, राइट? सो दैट वाज द आंसर हियर, इनविटेशन टू ऑफर। आपको पता ना, पहले इनविटेशन टू ऑफर होता है, ऑल एडवर्टीजमेंट्स आर इनविटेशन टू ऑफर। तो इनविटेशन टू ऑफर के वजह से सामने वाला पार्टी क्या करता है, ऑफर करता है, राइट? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। Next question is, when the goods are displayed in a show window bearing the price tags, it indicates dash. Yes, बच्चा लोग, अगर गुड्स रखे हैं दुकान में डिस्प्ले में, इसको अपन क्या बोलेंगे, डिस्प्ले ऑफ गुड्स विद प्राइस टैग। तो डिस्प्ले ऑफ गुड्स विद प्राइस टैग जो होता है, जो दुकानों में वो टैग्स लगे होते हैं, 50% ऑफ, 50% ऑफ, गुड्स वगैरह जो सब रखे हुए होते हैं, वो सब क्या है, क्या शॉपकीपर इज ट्राइंग टू ऑफर दिस गुड्स टू पब्लिक? क्या शॉपकीपर ये गुड्स सबको ऑफर कर रहे हैं? तो आंसर इज नो। ये जो डिस्प्ले ऑफ गुड्स होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इनविटेशन टू ऑफर बोलते हैं। क्योंकि वो जो डिस्प्ले ऑफ गुड्स है उसके वजह से अब क्या होगा, लोग दुकान के अंदर आएंगे एंड दुकानदार को ऑफर करेंगे। यस, जो सामने सामान पड़ा है उसको देखकर मैं दुकान के अंदर गया, मैंने दुकानदार को जाके बोला कि मेरे को ये सामान बेचेगा क्या, दिस इज एन ऑफर। तो वो जो डिस्प्ले ऑफ गुड्स विद प्राइस टैग था वो क्या था, इनविटेशन टू ऑफर था, राइट? सो यस, यहाँ पे आंसर इज ऑप्शन बी, इनविटेशन टू ऑफर। फिर आता है, देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ डैश, एज वंस ऑफर कैन नॉट बी कंस्ट्रूड एज एक्सेप्टेंस। व्हाट इज दिस?
यस, मुझे पता है बत्ती जल चुकी है, आपको समझ में आ चुका है मैं क्या बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में? क्रॉस ऑफर के बारे में। यू नो व्हाट अ क्रॉस ऑफर? चलो राइट, दिस आर द two offers which are made at the same time for the same thing. When the two offers are being made at the same time for the same thing, such offers are called as cross offers. जैसे याद है आपको एग्जाम्पल क्लास का, मुन्ना ने सर्किट को बोला मेरा बाइक खरीदेगा क्या? तो मुन्ना ने सर्किट को क्या दिया? एक चिट्ठी लिख के ऑफर भेजा कि मेरा बाइक खरीदेगा क्या? तो ऑफर गया यहां से यहां पे, कहां से कहां पे? यहां से यहां पे। सेम टाइम पे अननोइंगली सर्किट ने भी मुन्ना को चिट्ठी भेजा, ऑफर लिखा, और सर्किट ने क्या लिखा? तेरा बाइक मेरे को बेचेगा क्या? तो आप देख रहे हो, टू पार्टीज आर मेकिंग ऑफर एट द सेम टाइम फॉर द सेम थिंग। सच ऑफर्स आर कॉल्ड एज व्हाट? क्रॉस ऑफर्स। लेकिन क्या ये क्रॉस ऑफर्स होने का मतलब एक्सेप्टेंस है? तो आंसर इज नो। क्रॉस ऑफर्स होने का मतलब एक्सेप्टेंस नहीं है। आर यू गेटिंग इट? सो आंसर इज क्रॉस ऑफर। लेट्स गो फॉरवर्ड। आगे क्या बोला गया है? यस, क्लार्क owned a dog named Cookie. One day, during an usual walk, the dog ran away and Clark could not trace it. Clark offered a reward to anyone who found and returned the dog. Finch found the dog and returned it to Clark before being aware of the offer made by Clark. Few days after the incident, Finch out a suit against Clark claiming the reward money, but Clark refused to pay. Which of the following options would be correct outcome of this case? ये सिचुएशन सुनने के बाद आपको एक केस लॉ याद आ रहा होगा। कौन सा वाला? कौन याद है आपको? यस, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। बच्चे लोग, आपको पता है उस केस लॉ में आपने क्या पढ़ा था? याद है आप लोगों को क्या होता है? इसका लर्निंग क्या है? लर्निंग ये है कि ऑफर वही पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ऑफर के बारे में पता होता है। यहां पे क्लार्क जो है, उसका जो डॉग था वो खो गया था, राइट? एंड उसने फिर अनाउंसमेंट किया था कि जो भी मेरे डॉग को ढूंढ के लाके देगा उसको मैं रिवॉर्ड दूंगा, करेक्ट? अब हुआ क्या, जो फिच है दूसरी पार्टी, उसने डॉग को ढूंढा, मतलब उसने ऑफर के एक्सेप्टेंस वाला काम किया एंड डॉग लौटा दिया। लेकिन उसको जिस वक्त उसने ये काम किया उस वक्त उसको ऑफर के बारे में पता नहीं था। आप समझ रहे हैं? उसको ऑफर के बारे में पता नहीं था, फिर भी उसने एक्सेप्टेंस वाला एक्टिविटी किया। यस, उसने एक्सेप्टेंस वाला एक्टिविटी किया। तो फ्रेंड्स, अब कैसे होगा फिर? क्या उसको रिवॉर्ड मनी मिलेगा? बाद में वो आ गया पैसा मांगने, जब उसको ऑफर के बारे में पता चला होगा, बाद में आ गया पैसा मांगने, मेरे को पैसा दे दो, मेरे को पैसा दे दो। तो क्या उसको पैसा मिलेगा? क्लार्क ने तो रिफ्यूज कर दिया पैसा देने से। So let's see what are the options correct. तो हमने जो केस लॉ पढ़ा था, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त, उसके हिसाब से फिच इज नॉट एलिजिबल to claim the reward money. Why? Because he was not aware about the offer at the time of acceptance. क्योंकि ऑफर वही पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ऑफर के बारे में पता होता है। यहाँ पे जिस वक्त फिच ने ये काम किया उस वक्त उसको एक्सेप्टेंस के बारे में, ऑफर के बारे में पता नहीं था। तो एक्सेप्टेंस किस चीज का किया? किसी भी चीज का नहीं, राइट? सो यू कैन सी द ऑप्शंस हियर। फिच इज नॉट एंटाइटल्ड हमको देखना है, तो फिच इज नॉट एंटाइटल्ड लिखा है पॉइंट ए और ऑप्शन डी में। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? फिच इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिवॉर्ड एज दिस वाज अ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्लार्क एंड फिच। एंड ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? फिच विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिवॉर्ड बिकॉज acceptance of an offer in ignorance of an offer is no acceptance. So obviously यहां पर आंसर आता है ऑप्शन डी, राइट? सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? ये केस लॉ का रेफरेंस भी, और आपने देखा ये क्वेश्चन CSET जनवरी 2023 के एग्जाम में भी आया था। आगे, फॉर एक्सेप्टेंस टू बी कंसिडर्ड एज वैलिड इट मस्ट बी डैश। यस बच्चा लोग, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपके सामने आया है, हमको याद आ रहा है फीचर्स ऑफ एक्सेप्टेंस, बिकॉज यहाँ पे बात हो रही है वैलिड एक्सेप्टेंस के बारे में। तो एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए? एब्सोल्यूट होना चाहिए, सही बात है। ऑप्शन बी, क्वालिफाइड होना चाहिए। नो, इट शुड बी अनक्वालिफाइड। ऑप्शन सी, इट शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एंड ऑप्शन डी, कंडीशनल। तो बच्चा लोग, यहाँ पे सीधा सीधा हमको याद आ रहा है हमारा फीचर नंबर 3, एक्सेप्टेंस का फीचर नंबर 3, जहां पे अपन ने ये पढ़ा था कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। मतलब एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए? अनकंडीशनल होना चाहिए, बिकॉज कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज अ काउंटर ऑफर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
इजी। नेक्स्ट आता है प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट मस्ट बी डैश। प्रॉमिस टू पे व्हाट? टाइम बार्ड डेट। आपको पता है जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं दो पार्टीज के बीच में, यस, दो पार्टीज के बीच में जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो ट्रांजेक्शन का एक लिमिटेशन रूल होता है। आप सबको पता है लिमिटेशन रूल फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स इज 3 years। 3 years ओवर, एवरीथिंग ओवर। मतलब वो ट्रांजेक्शन 3 साल तक अगर आपने आपका राइट एक्सरसाइज नहीं किया तो वो ट्रांजेक्शन क्या माना जाता है? टाइम बार्ड माना जाता है। लेकिन मतलब 3 years ओवर, एवरीथिंग ओवर। अगर 3 साल में आपने मेरे पे केस फाइल नहीं किया पैसा रिकवर करने के लिए, तो अब मैं पैसा देने के लिए लायबल नहीं हूं। अब अगर आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट आपसे क्या कहेगा? भाई इतना साल सो रहे थे क्या? समझ में आ रही है बात? तो ट्रांजेक्शन टाइम बार्ड हो जाता है, दैट इज द प्रॉब्लम हियर, राइट? सो बच्चा लोग, अभी कहने का मतलब ऐसा है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन टाइम बार्ड हो गया है, मतलब अब मैं लायबल नहीं हूं पैसा देने के लिए, उसके बाद भी अगर अब मैं सामने से आके आपको प्रॉमिस करूं वो पैसा देने के लिए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रॉमिस टू पे फॉर अ टाइम बार्ड डेट। तो क्या ये प्रॉमिस अब जो मैंने किया, क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? तो आंसर इज यस। आपको याद होगा ये बात हो रही है एक्सेप्शंस ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। प्रॉमिस टू पे फॉर अ डेट विच इज बार्ड बाय लिमिटेशन। लेकिन वहां पे अपन ने ऐसे पढ़ा था कि ये प्रॉमिस कैसी होनी चाहिए? राइटिंग में होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे बोला प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट मस्ट बी इन राइटिंग एंड साइन बाय द पार्टी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11, एक्सेप्शंस टू द रूल स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue। ये क्या है? आपको पता है फ्रेंड्स, जो अपना रूल है, क्या कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कैन sue each other, stranger to contract cannot sue। यस, लेकिन देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शंस है इसके। कितने एक्सेप्शंस? 7 एक्सेप्शंस। यस, तो बच्चा लोग, आप अगर आपके सामने देख रहे हो ऑप्शंस जो दिए हैं, बेनिफिशियरी इन केस ऑफ ट्रस्ट, yes it is an exception, return family settlement, it is an exception, assignment of contract, it is an exception। तो ये तीनों जो है वो तीनों के तीनों एक्सेप्शंस है किसके? डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी के। सो इसलिए आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ऑप्शन डी, राइट? तो वो जो 7 एक्सेप्शंस है उसमें ये तीनों प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट। चलो देखते हैं क्या स्टेटमेंट्स है और कौन सा वाला करेक्ट नहीं है, वो हमें ढूंढना है। कंसिडरेशन कैन नॉट कम फ्रॉम थर्ड पर्सन। ओ, यहां पे तो पहला ही स्टेटमेंट मिल गया जो क्या है? इनकरेक्ट है। तो मैं तो इसको अभी से मार्क कर लेता हूं भैया, ये तो इनकरेक्ट है, हम लोग श्योर है। बिकॉज आपको याद होगा कंसिडरेशन का जो फीचर था, यस, उसके फीचर नंबर 2 में अपन ने पढ़ा था कि कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन प्रोमिसी से भी आ सकता है, किसी और से भी आ सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यहाँ पे तो ऐसा बोला कि नहीं आ सकता थर्ड पर्सन से, राइट? आपको याद, हमने केस लॉ किया था चिन्नैया वर्सेस रामैया। सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। बाकी तीनों ऑप्शन भी देख लेते हैं। कंसिडरेशन में बी एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी, यस, ये तो हमारे फीचर्स में है। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, ये भी हमारे फीचर्स में है। कंसिडरेशन में बी पास्ट ऑल्सो, ये भी हमारे फीचर्स में है। आपको याद होगा अपन ने पढ़ा था कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट, यस, एंड फ्यूचर। So option A will be the answer. Next is, as per Indian Contract Act 1872, promises which from the consideration or part of consideration for each other are called as dash। सीधे सीधे जवाब आ रहा है रेसिप्रोकल प्रॉमिस। यस, आपको याद है आज ही हमने इसको रिवाइज किया कि भाई when the two parties make the promises to each other in consideration of each other, is when the two promises are made in consideration of each other, such promises are called as what? Reciprocal promises। So answer is reciprocal promises, very simple। आगे, Mr. Jackpot is a patient in lunatic asylum, but occasionally he is of sound mind, and during that time he entered into a contract with Mr. Bill। As per Indian Contract Act, identify the nature of contract। फ्रेंड्स, अभी आपको पता है यहाँ पे बात हो रहा है किसके बारे में? कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के बारे में। व्हेन द टू पार्टीज, आप समझ रहे हो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट करे वो दोनों पार्टीज का क्या होना जरूरी है? लीगली कंपिटेंट होना जरूरी है। तो कौन कौन सी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंपिटेंट नहीं है?
तो फर्स्ट पार्टी वॉज माइनर, माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. सेकंड वॉज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड थर्ड वॉज पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जिसके अंदर 5 लोग आते हैं: एलियन एनिमी, इंसॉल्वेंट, कॉन्विक्ट, कॉर्पोरेशन एंड कंपनी एंड फॉरेन सॉवरेन डिप्लोमेटिक स्टाफ. अभी इसमें से हमको चला है सेकंड पॉइंट में, दैट इज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जिसकी बात इस क्वेश्चन में हो रही है. तो अगर आप ऐसे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे जो अनसाउंड माइंड का है, तो उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वैलिड की वॉइड, तो आंसर इज ऑब्वियसली वॉइड. लेकिन अगर एक ऐसा पर्सन है जो रहता है कभी कभी साउंड, कभी कभी अनसाउंड, कभी कभी साउंड, कभी कभी अनसाउंड, कभी कभी उसका फ्यूज जलता है, कभी कभी नहीं जलता है, तो ऐसे पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो आंसर इज, जिस वक्त आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उस वक्त का सिचुएशन क्या है वो हमें देखना होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर उस वक्त पर्सन साउंड माइंड का है तो कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड. जिस वक्त आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उस वक्त अगर वो अनसाउंड माइंड का है तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड. तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ऐसा लिखा है, बट ओकेजनली ही इज ऑफ साउंड माइंड एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ही एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर बिल. मतलब उसने मिस्टर बिल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जब वो क्या था, साउंड माइंड का था. तो इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली दिस कॉन्ट्रैक्ट इज एब्सोल्युटली वैलिड, राइट? बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त क्या सिचुएशन है वो आपको देखना होता है. बच्चे लोग, आप देख रहे हो ये सारे क्वेश्चंस, आप देख रहे हो CSET, देखो नवंबर 21 में आया था इसका प्रीवियस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आया था CSET जनवरी 21 अटेम्प्ट में. कुछ क्वेश्चन CS फाउंडेशन से भी लिए गए हैं बिकॉज वहां पे पूछे गए थे. जैसे आपको पता है पहले CSET को क्या बोलते थे, CS फाउंडेशन बोलते थे, राइट? तो जो भी हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे हमने सारे यहाँ पे ले लिए. यस, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. 15th क्वेश्चन. M, a person of 16 years of age, मतलब minor, enters into a contract with N without disclosing his age, thereby inducing N to enter into a contract. The contract is dash. अब देख रहे हो माइनर ने क्या किया, माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट किया N के साथ विदाउट डिस्क्लोजिंग हिज एज. उसने बताया नहीं कि वो माइनर है. आप समझ रहे हो, मतलब क्या माइनर ने गलत किया? गलत किया, सच को छुपाया, झूठ बोला, गलत किया. तो बताओ अगर ऐसा वो कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड, इलीगल, वॉइडेबल, एनफोर्सेबल बाय लॉ. तो बच्चा लोग ऑब्वियसली यहां पर आंसर इज वॉइड. ऐसा वाला कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा. आपको याद है, आपने पढ़ा है माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी इवन इन केस ऑफ फ्रॉड. माइनर झूठ बोले, जो करना है करे, वो वॉइड ही होगा, राइट? क्योंकि कोर्ट क्या बोलता है, बच्चे तो शरारत करते हैं. उसने अपनी एज नहीं बताई, सामने वाले पर्सन की गलती है, उसको एज चेक करना चाहिए था बिफोर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे माइनर की कोई भी गलती नहीं है, राइट? चलो डन, आगे चलते हैं. अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर इज डैश. कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर इज डैश. तो बच्चे लोग जनरली तो अपन ऐसा पढ़ते हैं कि अग्रीमेंट विद माइनर इज व्हाट, वॉइड एब इनिशियो. लेकिन माइनर के जो सारे रूल्स हैं उसमें एक रूल ऐसा कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट जिसमें माइनर कौन है, बेनिफिशियरी है, इट इज एब्सोल्युटली अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, इजी. नेक्स्ट, अग्रीमेंट फॉर रेंडरिंग सर्विसेज एंटर्ड इनटू बाय द फादर ऑन बिहाफ ऑफ हिज माइनर डॉटर इज डैश. सो अगेन वी आर गोइंग टू द माइनर के रूल्स. एंड माइनर के रूल्स में अपन ने एक पॉइंट पढ़ा था, आप सबने पढ़ा होगा क्या, कि पेरेंट्स ऑफ माइनर और गार्डियन ऑफ माइनर can enter into a contract on behalf of minor, and such contracts are absolutely valid contracts. Easy? Yes. Next. Mr. A promises to Mr. B without any intention of performing it. This is a case of dash. एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉमिस कर रहा है लेकिन विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट. मतलब मैंने आपको प्रॉमिस तो किया लेकिन प्रॉमिस पूरा करने का मेरा इरादा नहीं था. तो क्या मैं गलत किया? मैंने, यस, मैंने गलत किया. इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? क्या ये जानबूझकर होने वाला काम है? यस. दिस इज कॉल्ड एज ऑब्वियसली फ्रॉड. क्या बोलते हैं इसको? फ्रॉड बोलते हैं. बिकॉज एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को प्रॉमिस किया, लेकिन जब आपका प्रॉमिस पूरा करने का इरादा नहीं है तो आपने प्रॉमिस किया ही क्यों, राइट? सो ऑप्शन बी. देन where a person
asserts something which is not true as true because he believes it to be true. His assertion amounts to dash. आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है. पर्सन ने कुछ स्टेटमेंट दिया विच इज नॉट ट्रू, मतलब पर्सन ने फॉल्स स्टेटमेंट दिया, लेकिन ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू. उसने वो स्टेटमेंट सच समझ के दिया. मतलब इट इज वेरी क्लियर कि उसका सामने वाले को चीट करने का इरादा नहीं था. माना स्टेटमेंट फॉल्स था, लेकिन उसने तो सच समझ के बताया ना, मतलब उसका इरादा नहीं था चीट करने का. तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन. यस. फिर आता है कंसीडर द फॉलोइंग. चलो देखते हैं स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं. वी नीड टू चेक. लेट्स सी क्या चेक करना है. विच ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट्स अमाउंट्स टू फ्रॉड. इसमें से कौन सा फ्रॉड है वो अपन को बताना है. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है? एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट. आपको पता है कंसीलमेंट का मतलब क्या होता है? हाइड. तो अगर आप जानबूझ के सच को छुपाओगे तो क्या है ये? अगर आप जानबूझ के सच को छुपाओगे, मुझे पता है कि ये चीज खराब है फिर भी मैंने ये बात छुपाई, तो ये क्या है बच्चा लोग? ऑब्वियसली दिस इज फ्रॉड. देन प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट. ये भी फ्रॉड है. अभी अभी ऊपर एमसीक्यू में भी आया था, आई एम मेकिंग अ प्रॉमिस लेकिन प्रॉमिस पूरा करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, तो ऑब्वियसली इट इज फ्रॉड. फिर आता है ब्रीच ऑफ ड्यूटी व्हिच गेन्स एन एडवांटेज टू द पर्सन कमिटिंग इट. And lastly, mistake as to the subject matter. तो very clearly we have understood here कि भैया यहाँ पे ये जो फर्स्ट टू ऑप्शंस है ये दोनों फ्रॉड में आता है. तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2, क्योंकि ये 1 and 2 दोनों क्या है? फ्रॉड है. ठीक है. नेक्स्ट, x owes 15,000 to y. ठीक है. x pays 12,000 to y in full and final settlement of outstanding due. This is a case of dash. आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स? x owes 15,000 to y. x जो है वो 15,000 पे करने के लिए लायबल है y को, करेक्ट? लेकिन x ने क्या पे किया? x ने पे किया 15,000 के बदले सिर्फ 12,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यू. तो बच्चा लोग मुझे बताओ, क्या सामने वाले ने 15,000 के बदले 12,000 एक्सेप्ट कर लिया? आंसर इज यस. तो बच्चा लोग क्या सामने वाले ने लेसर अमाउंट एक्सेप्ट कर लिया है? यस. इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट? यस. मतलब रिमेनिंग 3,000 नहीं देगा तो भी चलेगा? यस. इसको कहते हैं रेमिशन बच्चा लोग. रेमिशन, एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर अमाउंट इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट. आप लोग ने सुना होगा ट्रेड डिस्काउंट, सही बात है ये. सो ऑप्शन सी इज द आंसर टू रेमिट, रेमिशन. देन नेक्स्ट क्या है? When the parties agree to cancel the contract, it is called as dash. Cancellation को हम क्या बोलेंगे? तो रेमिशन बोलेंगे, रेसिशन बोलेंगे, नोवेशन बोलेंगे या अल्टरेशन बोलेंगे? तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात हो रही है रेमिशन बोलेंगे क्या? नहीं. रेमिशन का मतलब होता है एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर अमाउंट इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, जो भी अपन ने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में. फिर आता है रेसिशन. रेसिशन मीन्स टू रिसाइन, मीन्स टू कैंसिल. फिर आता है नोवेशन विच मीन्स टू सब्स्टिट्यूट, एंड ऑप्शन डी अल्टरेशन मीन्स वेरिएशन. राइट. तो यहाँ पे क्लियरली कैंसल बोला है मीन्स टू रिसाइन. रिसाइन मीन्स यहाँ पे बात हो रही है ऑप्शन बी के बारे में, क्योंकि रिसाइन का मतलब क्या होता है बच्चों? रिसाइन का मतलब होता है टू कैंसल. ठीक है, इट मीन्स टू कैंसल. इजी, डन. नेक्स्ट, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिस्चार्ज. इसमें से कौन से रीजन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है. तो बच्चा लोग हमें यहाँ पे याद करना है टॉपिक डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. आपको याद होगा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड. कौन कौन से रीजंस के कारण कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड हो जाता है? तो लेट्स रिवाइज वंस. एक होता है बाय परफॉर्मेंस, राइट. देन बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट, देन बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, राइट. देन बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बाय लैप्स ऑफ टाइम, है कि नहीं? यस. उसके बाद आता है रेमिशन. उसके बाद आता है निग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑल दिस? यस. बच्चों लोग ये सारे जो रीजंस मैंने अभी अभी आपको बताए, ये सारे रीजंस की वजह से क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड हो जाता है. तो हमें यहाँ पे देखना है कि भाई क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं. भाई म्यूचुअल अग्रीमेंट. क्या है म्यूचुअल अग्रीमेंट से? मतलब दोनों पार्टीज ने मिलकर डिसाइड किया कि लेट अस कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट.
तो अगर दोनों पार्टीज मिलकर म्यूचुअल एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हैं तो अब कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड, सिंपल. नेक्स्ट, बाय एक्चुअल परफॉर्मेंस. यस, बाय परफॉर्मेंस ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड. फिर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के कारण भी कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड. तो अब इसका करेक्ट आंसर आता है ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज ए बी एंड सी तीनों की वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? कम्स टू एन एंड हो जाता है. नेक्स्ट question is supervening impossibility is discharge of contract by dash. supervening impossibility, पहली बात आप लोग को पता है एक टॉपिक जो हम लोग पढ़ते हैं, impossibility of performance. क्या पढ़ते हैं? impossibility of performance. yes friends, performance of contract must not be impossible. Performance of contract must not be impossible is an essential element for a valid contract. लेकिन impossibility दो टाइप्स की होती है. एक, impossibility existing at the time of contract. दूसरा, supervening impossibility. क्या? supervening impossibility. supervening impossibility क्या होता है सर? supervening impossibility का मतलब होता है कि जिस वक्त हमने कॉन्ट्रैक्ट किया उस वक्त परफॉर्मेंस क्या था? पॉसिबल था. उस वक्त परफॉर्मेंस वॉज पॉसिबल, बाद में इम्पॉसिबिलिटी अराइज हुई. इम्पॉसिबिलिटी कब अराइज हुई? बाद में, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबिलिटी अराइज हुई. अब क्या होगा? तो बच्चा लोग अगर बाद में इम्पॉसिबिलिटी अराइज हुई है तो बच्चा लोग बाद में ये वॉइड हुआ है, क्या ये इम्पॉसिबल फ्रॉम द बिगिनिंग है? नहीं. मतलब क्या ये वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग है? नहीं. ये क्या है बच्चा लोग? ये इम्पॉसिबल बाद में हुआ, मतलब ये बाद में वॉइड हुआ, मतलब पहले तो कॉन्ट्रैक्ट था. यस. बाद में इम्पॉसिबल हुआ. यस. तो इसको अपन बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. एंड यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं आप देख रहे हो, क्या लिखा है? अननोन इम्पॉसिबिलिटी, लॉस ऑफ एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मटेरियल अल्टरेशन इन द फैक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इम्पॉसिबिलिटी अराइजिंग आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो हमको यहाँ पे याद आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इम्पॉसिबिलिटी अराइज कब हुई? आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. डन. नेक्स्ट, if no time is specified for performance of contract, it must be performed within a reasonable time. But reasonable time means dash. बच्चा लोग आपको पता है अगर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम स्पेसिफाइड है कि भाई आपको क्या करना है, आपको ये टाइम पे परफॉर्मेंस देनी है कॉन्ट्रैक्ट की, तो अगर टाइम स्पेसिफाइड होगा तो आप क्या करोगे? जो टाइम स्पेसिफाई किया है उसी टाइम के हिसाब से आपको परफॉर्मेंस करना पड़ेगा. यस और नो? यस. If the time is specified in the contract, performance must be as per the given time. लेकिन friends, what if the time is not specified? What if the time is not specified in the contract? अगर time specified नहीं है तो performance must be within reasonable time. Now what is reasonable time? Reasonable time का मतलब क्या होता है? तो बच्चा लोग reasonable time का मतलब होता है, see पहली बात, reasonable time जो है ना, it is not defined in law. It is not the matter of law, it is the matter of fact that differs from case to case. Clear? So friends, यहाँ पे ऑप्शन डी जो आप देख रहे हो, yes, क्या लिखा है? क्योंकि यहाँ पे reasonable time का मीनिंग पूछा है. तो if you see all the options, first option कह रहा है it seems to be reasonable to the promisor, which seems reasonable to the promisee, which is determined as reasonable by third person, which is reasonable under facts and circumstances of the case. So obviously, as I told you, it differs from case to case. It is not defined in law. It is the matter of fact and not the matter of law. Therefore, option D is the right answer. Very simple, right? चलो आगे. Each party to a contract is bound to perform his part of obligation, right? Each party to contract is bound to perform his part of obligation. Obviously बात है, हर एक पार्टी को अपना ऑब्लिगेशन जो है वो परफॉर्म करना होता है कॉन्ट्रैक्ट. After the parties have made due performance, the contract comes to an end. True. पार्टी ने क्या किया? अपना अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है. In such case, contract is said to be discharged dash by breach, by agreement novation, by impossibility of performance, or by performance. So obviously answer is option D. That is, जैसे ही पार्टी ने अपना अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर. So answer is option D by performance. Next, read the following statements and choose the correct answer. चलो स्टेटमेंट देख लेते हैं. In case of breach of contract, the party that has suffered damages
cannot sue for breach of contract immediately after repudiation and has to wait till the actual date when performance is due and then sue for breach. ये स्टेटमेंट बच्चा लोग फॉल्स लग रहा है मुझे. क्यों फॉल्स लग रहा है? बिकॉज फ्रेंड्स देखो, फॉर एग्जाम्पल जब भी दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस करना था 10 तारीख को, लेकिन एक पार्टी ने क्या कर दिया, दूसरे पार्टी को 8 तारीख को ही कॉल करके बोल दिया कि भाई हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. तो क्या ये ब्रीच है? हाँ, ब्रीच तो है, क्योंकि पार्टी रिफ्यूज टू परफॉर्म बिफोर द डे ऑफ परफॉर्मेंस. एंड इसको हम बोलते हैं क्या है? इसको हम बोलते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच. तो जब भी पार्टी मना कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से, ब्रीच कर रहा है, तो बच्चा लोग अदर पार्टी हैव राइट टू sue immediately. Yes, party have right to sue immediately. और पार्टी में also wait for the day of performance. तो आप समझ रहे हो, मतलब इमीडिएटली स्यू करने का भी राइट तो है. एंड यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या लिखा है? कैनॉट स्यू फॉर ब्रीच इमीडिएटली. तो ये तो गलत बात हो गई है ना. यस, पार्टी अगर चाहे तो इमीडिएटली एक्शन ले सकता है, एंड अगर वो चाहे तो वेट भी कर सकता है. तो यहाँ पे जो लिखा है कि भाई इमीडिएटली स्यू नहीं कर सकता, ये बात गलत है. चलो सेकंड स्टेटमेंट, द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे बी एक्चुअल और एंटिसिपेटरी. क्या लगता है? ब्रीच के दो टाइप्स होते हैं, एक्चुअल ब्रीच एंड एंटिसिपेटरी ब्रीच. यस, द एक्चुअल ब्रीच मे टेक प्लेस आइदर एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस इज ड्यू, ऑफ व्हेन actually performing the contract, and anticipatory breach means breach before the time for the performance has arrived. Friends, ये statement absolutely true है, because दो टाइप के ब्रीच होते हैं, anticipatory breach and actual breach. Anticipatory breach का मतलब होता है party refuse to perform before the day of performance. And actual breach का मतलब क्या होता है? Actual breach का मतलब होता है party refuse to perform on the day of performance and during performance. So therefore ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन गलत है. राइट? सो हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस आप देख रहे हो, ऑप्शन ए ट्रू ट्रू, ऑप्शन बी ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू. तो हमें आंसर आ रहा है ऑप्शन डी, फॉल्स एंड ट्रू. देख रहे हो, ये क्वेश्चन भी आया था जनवरी 23 एग्जाम में. काफी टेक्निकल क्वेश्चंस है, हम लोग लेकर आए आपके लिए, एकदम ध्यान से आपको इसको देखना है. ठीक है, चलो नेक्स्ट. इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेमेडी इज अवेलेबल टू अग्रीव्ड पार्टी. जब भी ब्रीच हो जाता है तो सामने वाला पार्टी जिसके साथ गलत हुआ है, चीट हुआ है, वो स्यू कर सकता है. यस, क्या क्या चीजों के लिए? ऑप्शन ए, कैन ही स्यू फॉर रेसिशन. रेसिशन मींस टू कैंसिल. मतलब क्या सामने वाला पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है? यस, कर सकता है. कैन पार्टी ऑल्सो स्यू फॉर डैमेजेस. यस, उसको जो भी लॉस हुआ रहेगा वो रिकवर कर सकता है. पार्टी कैन स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑल्सो. तो भी आंसर इज यस. व्हाट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? कि उसे क्या चाहिए? सी बच्चा लोग, सब जगह पे ना डैमेजेस मिलना इज नॉट गिविंग यू रिलीफ. एवरी टाइम पैसा मिल जाना डैमेजेस के फॉर्म में रिलीफ नहीं होता. कभी कभी आपको क्या चाहिए होता है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए होता है. मतलब डैमेजेस आपको नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? परफॉर्मेंस चाहिए. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो फ्रेंड्स, उस केस पे अपन क्या करेंगे? यस, यू विल डिमांड परफॉर्मेंस. व्हेन मनी इज नॉट द रेमेडी, you will demand specific performance. So तीनों ही राइट्स है अग्रीव पार्टी के पास. So answer is option D. All of these are the rights of aggrieved party in case of breach of contract. ठीक है, चलो आगे. Breach of contract on the due date is called as dash. On due date बोला है, मतलब on the day of performance. तो on the day of performance अगर पार्टी ब्रीच कर रहा है, मतलब it is actual breach. तो anticipatory breach, actual breach, both या none. तो answer is option B, actual breach. Very simple. A agrees to employ B from 1st April 2017. On 24th March 2017, he writes a letter to B informing him that he need not join the services. This is known as dash. बच्चे लोग आप समझ रहे हो? लाइक मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको 1st अप्रैल से काम पे रखूंगा, लेकिन मैंने 24th मार्च, वो दैट इज बिफोर द डे ऑफ परफॉर्मेंस, मैंने क्या कर दिया? आपको लेटर लिख के बता दिया कि भाई नहीं करना ये काम, मैं मेरी प्रॉमिस तोड़ रहा हूं. तो ये क्या है? क्या ये ब्रीच है? यस, ये ब्रीच है. ये कैसा ब्रीच है? ये एंटिसिपेटरी ब्रीच है, बिकॉज पार्टी रिफ्यूज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस बिफोर द डे ऑफ परफॉर्मेंस.
Therefore option D is the right answer. फिर आता है exemplary damages are otherwise called as dash. पहली बात ये exemplary damage होता क्या है? Exemplary damages, बच्चा लोग, you know there are types of damages. Damage का मतलब तो आपने पढ़ा है, monetary compensation paid by defaulting party to innocent party for the loss suffered by innocent party. लेकिन आपको पता है there are different types of damages also, जो आप लोग आगे जाके पढ़ने वाले हो. तो exemplary damage का मतलब होता है it is one of the type of damage which means damage to the reputation, damage to the goodwill of a person. Are you getting it? So बच्चा लोग, ये जो exemplary damage है, damage to the reputation, yes, इसको हम लोग दूसरा जो इसके नाम है वो इसका नाम punitive damage भी है, vindictive damage भी है. तो ऑप्शन ए एंड बी दोनों आएगा. therefore ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. इसके ये दूसरे नाम है, exemplary damage which is also called as punitive damage, vindictive damage. ठीक है. फिर आता है when a person is restrained by court from doing what he promised not to do, it is called dash. Person is restrained means restricted by court from doing what he has promised not to do. क्या बोलते हैं इसको कहते हैं इंजंक्शन. क्योंकि फ्रेंड्स आप देख रहे हो चारों ऑप्शन, क्वांटम मेरिट का मतलब क्या होता है? एज मच एज इज अर्न्ड. ऑप्शन बी रेसिशन का मतलब होता है टू कैंसिल, टू रिसाइन. ऑप्शन सी का मतलब होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मतलब क्या मांग रहे हो आप? परफॉर्मेंस मांग रहे हो. एंड ऑप्शन डी का मतलब होता है इंजंक्शन. इंजंक्शन मींस टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग. तो हमारा भी यहाँ पे वही है, टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग. देयरफॉर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन इज नोवेशन. मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर एमसीक्यू में करवाया था. नोवेशन का मतलब क्या होता है? टू सब्स्टिट्यूट, राइट? मतलब अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, राइट, सब्स्टिट्यूटिंग द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट. इसको नोवेशन बोलते हैं. लेकिन फ्रेंड्स आपको पता है नोवेशन करना, ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट अपन फॉर्म कर रहे हैं, नोवेशन करना इज अलाउड बट ओनली विद द कंसेंट ऑफ व्हाट पार्टीज? ऑल द पार्टीज, बोथ द पार्टीज. पार्टीज के कंसेंट से ही ये काम होता है. दोनों पार्टी एग्री करने चाहिए टू फॉर्म द न्यू कॉन्ट्रैक्ट. देयरफॉर ऑप्शन ए will be the right answer. Option A is the right answer. चलो next. In which of the following situations original contract need not be performed? मतलब कौन से केस में ऐसा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का जरूरत नहीं है? चलो देखते हैं. ऑप्शन ए, when parties substitute a new contract for the old one. अगेन यहाँ पे नोवेशन का बात हो रहा है. मतलब अगर पार्टी ने नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया तो कहना है से अब ओल्ड वाला जो है वो सब्स्टिट्यूट हो गया, वो रिप्लेस हो गया. मतलब ओल्ड वाले को अब परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है. ऐसा नो? यस. तो बच्चों लोग यहाँ पे आएगा, यस, ये आएगा कि भाई जैसे ही सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, जैसे ही नोवेशन हो जाएगा, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड, राइट. फिर ऑप्शन बी क्या कर रहा है? When parties to contract agreed to resign the contract. Resign means to cancel. तो जब पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का डिसाइड कर लिया है, कैंसिल कर दिया है, तो अब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है कि नहीं करना? नहीं करना. So therefore need not be performed. Then option C, when parties to contract agreed to alter it. मतलब पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें उन्होंने क्या किया? कुछ अल्टरेशन लाया. तो अगर पार्टीज ने कुछ अल्टरेशन लाया है तो ओल्ड वाला जो कंडीशंस था वो परफॉर्म करने की अब जरूरत है या नहीं? तो आंसर इज नहीं. सो आप देख रहे हो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. क्योंकि ये सारे केसेस में पार्टीज को क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने का जरूरत नहीं है. इजी एवरीवन. सो ऑप्शन डी इज द आंसर. आगे. एन अग्रीमेंट which restricts a person's freedom to marry any person of his choice is against the public policy and is dash. Very simple. आपको याद एक टॉपिक पढ़ा था हम लोग ने, agreements declared as void. Agreements declared as void. आपको पता है 5 अग्रीमेंट्स हैं जो डिक्लेयर्ड एज वॉइड. कौन कौन सा है? अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, मतलब कोई भी अग्रीमेंट किसी पर्सन को मैरिज करने से रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता. अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, कोई भी अग्रीमेंट किसी पर्सन को ट्रेड करने से रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता. अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, कोई भी अग्रीमेंट किसी पर्सन को लीगल एक्शन लेने से रोक नहीं सकता. अग्रीमेंट मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टन. एंड लास्टली वेजर अग्रीमेंट्स, इज बेटिंग एग्रीमेंट्स. तो यहाँ पे जो अभी अपनी बात हो रही है वो फर्स्ट अग्रीमेंट जो मैंने बोला था उसकी बात हो रही है कि अग्रीमेंट विच रेस्ट्रिक्ट्स अ पर्सन्स फ्रीडम टू मैरी एनी पर्सन.
So agreement in restraint of marriage is absolutely void, declared as void. ठीक है, फिर आता है X promises to procure employment to Y and Y promises to pay 50,000 to X. आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? X ने Y को प्रॉमिस किया कि मैं तुझे यहां पर इस बिल्डिंग में इस ऑफिस में जॉब दिला दूंगा, बस तू मुझे क्या दे, 50,000 रुपए दे। ये तो रिश्वत मांग रहा है जॉब दिलाने के लिए। क्या लगता है आपको, जॉब दिलाने के लिए अगर आप रिश्वत दोगे और आप दूसरा पार्टी रिश्वत अगर मांगेगा, सही बात है गलत बात है? ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि अगर इस चीज को वैलिड कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी कि भाई फिर तो ऐसी बात हो गई कि भाई जो पैसा देगा उसको जॉब मिलेगा, जो पैसा नहीं देगा उसको जॉब नहीं मिलेगा। तो ये तो बात हो रही है अनलॉफुल कंसिडरेशन के बारे में, व्हिच इज एब्सोल्युटली वॉइड। आंसर इज वॉइड। ठीक है, फिर आता है यहां पर all void agreements are illegal, this statement is dash। क्या void all void agreements are illegal? ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली फॉल्स है। बच्चा लोग, all illegal agreements are void but all void are not illegal। जैसे agreement with minor is void ab initio, तो माइनर के साथ अग्रीमेंट करना void तो है, लेकिन क्या वो इलीगल है? नहीं। So therefore void, सारे void illegal नहीं होते। So ये जो स्टेटमेंट दिया है वो फॉल्स है। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रेड विथ एनिमी इज डैश। अगर आप एलियन एनिमी के साथ डील करोगे तो क्या आपका ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा? तो आंसर इज नहीं। बच्चा लोग, आपको पता है ट्रेडिंग विथ एलियन एनिमी जो है उसको क्या बोला गया? दैट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। क्या है वो? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के जो हमने एग्जाम्पल्स देखे थे, सर्कमस्टांसेस देखे थे फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट एच, उसमें फर्स्ट पॉइंट ट्रेडिंग विद एनिमी था। आपको पता है एलियन एनिमी पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में आता है, उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, राइट? तो उसके साथ आप डील करना इज ऑब्वियसली अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, दैट इज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, फिर आता है अग्रीमेंट मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टन। अग्रीमेंट जिसका मीनिंग क्या है? अनसर्टन है, वो क्या होगा? दैट इज एब्सोल्युटली वॉइड, इट इज डिक्लेयर्ड एज वॉइड। वो जो मैंने आपको अभी रिवाइज करवाया था प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस में के बीच में, दैट इज कुछ अग्रीमेंट्स लॉ ने डिक्लेयर करके रखे हैं एज वॉइड, उसके अंदर जो फोर्थ था वो क्या था? अग्रीमेंट मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टन। तो अग्रीमेंट जिसका मीनिंग अनसर्टन है वो क्या होता है? वॉइड होता है, डिक्लेयर्ड एज वॉइड होता है। ठीक है, एंड देन वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मींस डैश। is void from the very beginning, is valid in the beginning but becomes void later, is enforceable at the option of one of the contracting parties only, none of the above। तो फ्रेंड्स, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, void ab initio जो होता है उसको अपन void agreement बोलते हैं। void contract जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं कि भाई जिस वक्त अपन ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, उस वक्त ये पॉसिबल था, मतलब उस वक्त ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, बाद में ये इम्पॉसिबल हो, मतलब बाद में ये वॉइड हो गया। वो जो एग्जांपल था सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का, वो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है, क्योंकि सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी इज आल्सो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या वो वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग था? नहीं, इट वाज पॉसिबल अर्लियर, बाद में वॉइड हो गया, मतलब पहले तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था ना। सो देयरफॉर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड है इन द बिगिनिंग, बट वो बाद में क्या हो जाता है? वॉइड हो जाता है। ठीक है, so friends, yes, these were few questions from Indian Contract Act Legal Aptitude Paper 2 by Professor Meet Sachdev from JK Shah classes। बच्चा लोग, ये सारे questions technical है, अच्छे हैं, I hope you liked it। If you like this practice session, just give a like and just comment thank you। And बच्चा लोग, see you very soon in CS Executive। I will be taking company law in CS Executive। मिलते हैं फिर। Thank you so much. All the best for your exams. Bye-bye.